एस्ट्रो योगी। पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। यह है सबसे यंगेस्ट नाड़ी एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, वैदिक एक्सपर्ट, पाम रीडिंग एक्सपर्ट और टैरो एक्सपर्ट। 6 साल के एक्सपीरियंस में ना जाने इन्होंने कितने लोगों की मदद की है। अगर पर्सनल लेवल की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी ने इनकी इतनी हेल्प की है कि अब वो एस्ट्रो योगी पर एक टॉप रेटेड एस्ट्रोलॉजर है। अच्छी इंट्यूशन पावर की वजह से इनके क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएई से इन्हें कांटेक्ट करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं ज्योतिष दीपिका जी का। स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो होती क्या है और काम कैसे करती है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी 9 ग्रह के इर्द गिर्द घूमती है। धरती के जितने सराउंडिंग, जितने आसपास ग्रह होते हैं, उसी के प्रभावित होकर हमारे मनुष्य के जीवन में गतिविधियां होती हैं। और इसका प्रभाव हमारे जीवन के, मैं ये नहीं कहूँगी कि महीनों में असर आता है या देखने को मिलता है या सालों में, हर मिनट के अकॉर्डिंगली हमारे जीवन में ग्रहों के मुताबिक चाल चली जाती है। जिसे हम कहते हैं लाइफ का ये इवेंट हो गया, लाइफ का वो इवेंट हो गया, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये सालों पुरानी है, ये तो यदा कदा से चलती आ रही ज्योतिषी है, जिसका निर्माण मैं कहूंगी कि जो ग्रंथों में भी है वो महर्षि भृगु ऋषि के द्वारा की गई है। अगर हम जर्नी की बात करें, ये एस्ट्रोलॉजी आपके साथ कैसे जुड़ी, आप एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे जुड़े, तो इसकी कुछ बताइए स्टोरी। सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड इंस्पायर हूँ किसी से, दैट्स व्हाई मैं इस लाइन में आई हूँ। 6ठी क्लास से कह सकते हो कि 6th स्टैंडर्ड से मैं इस लाइन में आ चुकी थी। पहली बार जब मैंने किसी का पाम रीड किया था तो वो मेरा 6ठी क्लास में होना था। जब मैं स्कूल जाती थी तो लोगों के हाथ देख के जाती थी, एंड सीरियसली वो मोमेंट मेरी लाइफ का बहुत ब्यूटीफुल होता था। और स्कूल जाती थी तो कुछ चैनलों पे आते थे ज्योतिष, उनको देख के बहुत ज्यादा मन करता था काश मैं ऐसी बनूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी स्टडी उस तरीके से नहीं हो पाई, तो मैं मीडिया में आ गई। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, 2015 तक मैंने बहुत ज़्यादा किया स्ट्रगल। फिर 16 गैप रहा, 17 में मैंने प्रॉपरली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि करियर नहीं बन पा रहा है। तो मम्मा ने सडनली एक दिन सुबह उठ के कहा, 9:30 बज गए थे, नहीं उठी थी, तो मम्मा ने कहा कि चल बिटिया आज वहाँ पे चल के पूछ के आते हैं तेरा कि भविष्य में क्या करेगी। देन सडनली मैंने कहा कि मम्मा हम पूछने जा रहे हैं, क्यों ना मैं जो बचपन से करती आ रही थी, जो मेरा इंटरेस्ट था और इंट्यूशन था, वो जो मैं देख के बताती थी लोगों को, क्यों ना मैं इसको बाय प्रोफेशन बना लूं और लोगों को ऐसे गाइड करूं जैसे आज मुझे जरूरत है। मैं हेल्पलेस हूँ, क्यों ना मैं ऐसे हेल्पलेस लोगों की हेल्प करूं, उनको सही पाथ दिखाऊं, रास्ते पे लेके जाऊं। तो बस ये जर्नी है, तब से लेके नॉन स्टॉपली आई एम हियर। आप इतना अच्छा सोचती हैं, तभी आप शायद एक टॉप रेटेड एस्ट्रोलॉजर हैं एस्ट्रो योगी पर। या यंगेस्ट ऑल्सो। तो अगला सवाल है मेरा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो कुछ कहते हैं ना पिलर्स कहें या कुछ मेन फैक्टर्स को क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा है शुरुआत में कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द सारी चीजें चलती हैं। सबसे ज्यादा प्लैनेट जो महत्वपूर्ण देखा जाता है मेरी नजरों में, जो हर दिन का मैंने जिक्र किया था, हर दिन एक इवेंट होता है, वो चंद्रमा और सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। इन्हीं के ही आसपास हमारे जीवन होता है, क्योंकि चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में मूव करता है और सूर्य हर 1 महीने में मूव करता है। अगर मैं बात करूं प्लैनेट्स की, तो क्या ऐसा होता है कि जितना बड़ा प्लैनेट होगा उसका प्रभाव भी उतना ही बड़ा होगा, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन जैसे कि तो जुपिटर कहा जाता है कि जुपिटर एक बहुत अहम भूमिका रोल प्ले करता है, सूर्य बहुत अहम भूमिका रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, लेकिन इसका हमारे कुंडली में कितना ज्यादा डिग्री के अकॉर्डिंगली देखा जाता है। अगर डिग्री कम है तो वो ज्यादा एक्टिवेट नहीं है, अगर डिग्री बहुत ज्यादा है तो भी एक्टिवेट मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि वो वृद्ध अवस्था में चला जाता है। अब एक बुजुर्ग से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उठ के हमारे लिए कुछ सेवा करे। तो एक ऐसी डिग्री होती है जो 12 से लेकर के 22 की होती है, उसे हम कहें कि हाँ अब प्लैनेट हमारे लिए एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो अलग चीज है, बट काम कर रहा है। तो अगर इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो एक टर्म होती है उच्च ग्रह नीच ग्रह, तो ये क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं? देखिए, फिर से मैं वही प्लैनेट का जिक्र करूं क्योंकि कह सकते हो कि मेरे फेवरेट प्लैनेट है सूर्य और चंद्र। मान लो अगर चंद्र हमारे जीवन में नीच का होता है। अब नीच का कैसे देखा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? जब चंद्रमा 8वीं राशि के साथ कुंडली में किसी भी भाव में आ जाता है तो हम कहेंगे चंद्रमा आपका खराब है। दैट मीन्स सीधा सीधा तात्पर्य होगा
आपके इमोशन डिसबैलेंस है, इमोशनली बहुत ज्यादा हो, पैसे जेब में नहीं टिक पाते, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल। वहीं तीसरा सबसे बड़ा जो प्रभाव आपको अपने जीवन में बचपन से देखने को मिलेगा आपके बर्थ के बाद ही, वो आपकी माता होती है। चंद्रमा नेगेटिव, सीधा सीधा तात्पर्य आपकी माता के साथ संबंध, माता अपने जीवन से दुखी। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो अगला मेरा सवाल मैं जो जानना चाहूंगा वो है कि दोष कहे जाते हैं, तो दोष कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, पहला सवाल ये है। और इसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि क्या सभी दोषों का निवारण एक ही होता है? देखिए, आपने जैसे पहले पूछा है कि क्या दोष वगैरह, तो बिल्कुल मैं कहूंगी कि दोष हमारे जीवन में जो इफेक्ट डालते हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से डालते हैं। अच्छा। कुछ दोष ऐसे होते हैं कि हमारे कभी भी काम बनेंगे ही नहीं, हमेशा काम बिगड़ेंगे, अड़चने आएंगी। यहाँ तक कि एक दोष होता है जो मैं अपनी लाइफ में बहुत डरती हूँ उस दोष से, वो है सूर्य ग्रहण दोष। हर कोई जीवन में अपनी लाइफ में मान सम्मान चाहता है, हर कोई, चाहे वो छोटा बच्चा हो क्यों ना वो बड़ा हो। जिसके जीवन में राहु और सूर्य कुंडली के किसी भाव में बैठे हों लेकिन इकट्ठे होने चाहिए, दोनों की युतियां होनी चाहिए, दैट मीन्स कि आपका सूर्य ग्रहण दोष है। आपको जीवन में फादर के साथ कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलेगा, नजदीकियां देखने को मिलेंगी जो दूरियों में कन्वर्ट हो जाएंगी, चाहे डिस्टेंस फिजिकली हो या फादर ना भी हो सकते हैं। वहीं मान सम्मान आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा, बात बात पे छोटा बच्चा भी आपको शायद इंसल्ट कर सकता है। तो ये दोष सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है जो मेरी नजरों में है। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ और इनका निवारण एक तरीके से तो नहीं होता, हर दोष का अलग अलग निवारण ही होता है, उपाय किए जाते हैं और नो डाउट काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है कि उपाय किस तरीके से दिया जा रहा है और सामने वाला किस तरीके से कर रहा है। तो कुछ ऐसे कॉमन सी कुछ उपाय हैं जो सभी फॉलो कर सकते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस रहे चीजें? बिल्कुल, कुछ बताएंगे? अगेन मैं एक ही बात दोहराऊंगी, दो प्लैनेट्स मेरे फेवरेट हैं, सूर्य एंड चंद्र। तो सूर्य को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सूर्य मान सम्मान, जैसे मैंने बोला है, गवर्नमेंट से कोई अगर फायदा करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, तो सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। पर्सनली बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है, जब जब ऐसा मूड आया, जब मेरा गोचर के समय नेगेटिवली हाउस में ट्रेवल करता है सूर्य, तो अर्घ देना काफी ज्यादा फलदायी होता है। वहीं अगर चंद्र का, जिसका चंद्र और केतु कंजक्शन से बना है, तो जाहिर सी बात है चंद्र ग्रहण दोष कहलाता है कुंडली में। इस दोष का निवारण कुछ मत करो सिवाय अपना वाटर इनटेक ज्यादा कर दो पूरे दिन में। दूसरा, जब चंद्रमा फुल मून नाइट आती है उसके 1-2 दिन पहले से ही 15-20 मिनट रात को बैठना शुरू कर दो फुल लाइट में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब मन शांत, अच्छा हैप्पी सा फील करने लगते हैं। ये टिप पर जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगला मेरा सवाल है, योग होते हैं कुंडली में, जो योग होते हैं तो अच्छा रिजल्ट कब देते हैं, कैसे पता चलेगा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कब मिलेगा? ये क्वेश्चन बाकी भी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, अच्छा मेरा तो गजकेसरी योग है भाई, महालक्ष्मी योग है। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या आपका जिस प्लैनेट से ये योग बनते हैं उसकी दशा दिशा आपके जीवन में आएगी या आ चुकी है। तो दशा और प्रत्यंतरदशा, अंतरदशा, इन पे डिपेंड करता है कि इन योगों की कब दिशा आ रही है, कब दशा आ रही है, अंतरदशा कब आ रही है, तभी एक्टिवेट होते हैं ये, तभी अपना प्रभाव लोगों के जीवन में लाते हैं। ठीक है, अगला सवाल मेरा इसी से योग से नक्षत्र की तरफ जाता हुआ कि नक्षत्र का जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इम्पोर्टेंस है वो क्या है? तो नक्षत्र हमारे जीवन में एक समरी होता है, हमारे जीवन की पूरी जितनी भी घटनाएं घटनी होती है वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा वो प्रॉमिस होता है कि ये आपके साथ होगा ही होगा, ये नक्षत्र हमारा डिसाइड करता है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है हमारा चंद्र नक्षत्र, जिस भी राशि के साथ होता है वो प्रभावित करता है। दूसरा, सूर्य का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और लगन का नक्षत्र। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र है तो मैं कहूंगी कि ऐसे लोग काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और धन की कमी देखने को कभी नहीं मिलती है इनको, कहीं ना कहीं से हेल्प मिल ही जाता है फाइनेंशियली। तो ऐसे ही उत्तर भाद्रपद है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है इनके जीवन में, मतलब बनती रहती हैं पिता के माध्यम से, पति के माध्यम से, पार्टनर के माध्यम से, तो इनके जीवन में इस तरीके से बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगला मेरा सवाल आपने बहुत ज्यादा अच्छे से बताया इसको, अश्विनी नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद को। अगला मेरा सवाल है, लोग राहु और केतु से बड़ा डरते हैं, क्या इसके इफेक्ट हमेशा ही नेगेटिव होते हैं या इसलिए डरते हैं, या क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, डरती तो मैं भी हूँ इनसे, नो डाउट सभी डरते हैं, लेकिन देखो ये हर किसी के भाग्य में नेगेटिवली रिजल्ट नहीं देते हैं।
अगर अपने कर्मों को ठीक रखें हम तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। लेकिन जिस किसी की भी अगर हम कुंडली की बात करें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, अगर राहु केतु अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे घरों में हैं, तो वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा ही देंगे, नेगेटिव नहीं दे सकते। बहुत हाँ, ये भी सच है कि लाखों में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा लकी होते हैं जिनको ये प्लैनेट्स फेवर करते हैं। अदरवाइज तो सभी को इनसे जूझना ही पड़ता है, चाहे एस्ट्रोलॉजर खुद क्यों ना हो। तो मतलब ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, अपना बस डे रूटीन ठीक रखो। फॉर एग्जांपल राहु को ठीक रखने के लिए जो हमारे घर पे गार्बेज लेने आते हैं उनसे मिसबिहेव मत करो, उनसे अच्छा खाना पीना ऑफर करते रहो, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें सॉर्टेड आउट रहती हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं जेमस्टोन्स को अगर ऐड करूं तो जेमस्टोन्स का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या कनेक्शन है? तो जेमस्टोन्स कब से चलते आ रहे हैं, कब से लोग पहन रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जेमस्टोन भी तभी से चलते आ रहे हैं, आपने देखा होगा टीवीओ पे जो महाभारत है वो भी लुक ऐसे ही लेके आते हैं राजा महाराजाओं की, उनके उंगलियों में आपको देखने को मिलते होंगे जेमस्टोन, कलरफुल, राइट? तो ये तो बहुत तभी से, जब से एस्ट्रोलॉजी है तभी से जेमस्टोन है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ तो चाहते हैं ना कि भाई सॉर्टेड आउट हो, समाधान निकले हमारे जीवन का। तो जेमस्टोन सबसे ज्यादा एक उत्तम साधन माना गया है अपने जीवन के नेगेटिव इवेंट्स को कम करने के लिए। और कुंडली के अगर देखा जाए तो फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस के जितने भी लॉर्ड्स होते हैं उनके ही हम अगर जेमस्टोन पहने तो हमारे लाइफ के 50% दोष है, नेगेटिविटी है, वो कम हो जाती है। तो हाँ, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ, जेमस्टोन बहुत ज्यादा फेवर करती हूँ। कोई ऐसा जेमस्टोन आप मतलब जो हर कोई पहन सके या पहले कंसल्ट करना चाहिए? हर कोई नहीं पहन सकता, ये भी एक भ्रम है कि कुंडली में अगर कोई दोष है तो हाँ भाई तुम ये पहन लो, सॉर्टेड आउट हो जाएगा, सब कुछ जीवन सुधर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुंडली को देख के ही सही प्लेसमेंट पे पहुंचाना बहुत जरूरी है। जैसे गले में पहनना है, कलाई पे पहनना है या फिंगर्स पे पहनना है, कहाँ पे वो कुंडली बताएगी, वो हम ऐसे ही नहीं बता सकते। तो बिल्कुल विश्लेषण तो जरूरी है कुंडली का। तो आप भी जरा जेमस्टोन जरा देख कर ही पहनिए, और आप ज्योतिष दीपिका जी से पहले पूछ सकते हैं कि कौन सा पहनना है। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर गोचर की बात करें, गोचर एक मूवमेंट कहते हैं कि प्लैनेट गोचर कर रहा है, उसमें प्रवेश कर रहा है, तो गोचर की क्या इंपॉर्टेंस है? वो हमारी कुंडली को, हमारी पर्सनल लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है गोचर? गोचर का देखो, हर प्लैनेट एक टाइम पीरियड लेकर के आता है। जैसे राहु और केतु हर 18 महीने में मूव करते हैं, जुपिटर 1 साल में मूव करता है, चंद्र और सूर्य को तो मैंने बताया ही आपको सभी को कि कब कब मूव करते हैं। तो बिल्कुल ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है गोचर हमारी लाइफ का। प्लान दशा हो गया, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये डिसाइड करती है अच्छा ये प्लैनेट आ गया, अब ये क्या देगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है क्या रिजल्ट आएगा हमारे जीवन में, ये गोचर डिसाइड करता है। अच्छा, तो अगला मेरा सवाल है, चंद्रमा और सूर्य, आपने बहुत बताया इनके बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस बताई। अगर हम कहें कि चंद्रमा और सूर्य अगर नहीं है, सिर्फ प्लैनेट्स है, तो उसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रह जाएगा फिर? देखो ज्यादा तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि ये तो जान है। माँ और बाप के बिना क्या बच्चे रह पाते हैं? आई डोंट थिंक सो। भले ही क्यों ना बुजुर्ग बैठा हो, यानी कि जुपिटर बुजुर्ग की उपाधि, तो बट इनके बिना कोई प्लैनेट काम नहीं करेगा। तो मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कुछ तुक ही नहीं रह जाएगा आपके कहने का? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा अहम भूमिका रोल प्ले करते हैं। चंद्रमा मान लो केतु के साथ आ गया तो जाहिर सी बात है नेगेटिव, चंद्रमा अगर सूर्य के साथ आ गया तो थोड़ा बहुत होता है नेगेटिव, बट इतना नेगेटिव नहीं। शनि के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब चंद्रमा और सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो ये था मेरा आखिरी सवाल। धन्यवाद इतने सारे ज्ञान के लिए, इतनी नॉलेज के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये थी ज्योतिष दीपिका जी, उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। अपनी जिंदगी में कुछ भी डाउट्स हो या क्लैरिटी की जरूरत हो तो ज्योतिष दीपिका रहेंगी ओनली ऑन एस्ट्रो योगी। आपकी पहली कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ ₹1 में, और वो भी 100% प्रीवियस के साथ। फिर मिलेंगे एक और इंटरव्यू में आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। अभी डाउनलोड करें।